Very good afternoon, students. Let's we start a new topic that is about transcription. हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल डोग्मा किया था, तो सेंट्रल डोग्मा का हमारे सेंट्रल डोग्मा के स्टेप्स थे, जैसे डीएनए से फिर आरएनए के सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेट किया था विद द हेल्प ऑफ मैनी एंजाइम्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ट्रांसक्रिप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन and then after these all are responsible for the synthesis of polypeptide chain of protein and this is known as translation. तो ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमने अपना फर्स्ट स्टेप दैट इज अबाउट रेप्लिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आया है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम करेंगे ट्रांसलेशन और फिर हमारे सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, ये हमारा एक सेंट्रल डोग्मा की ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, that is responsible for a single formation of a single stranded RNA, and then after this is responsible for protein synthesis and this complete unidirectional flow that is known as central dogma. तो इस चैप्टर में हम लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस तक पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, उसके बाद फिर हम जेनेटिक कोड्स हैं हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए जरा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन it is a process, the process through which the formation of single stranded RNA through which the formation of single stranded RNA take place from one strand of DNA. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। सो ये देखिए, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप जानते हो कि हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं and both these having anti-parallelity। और यहाँ पे एक 5 प्राइम एंड होता है, तो यहाँ इस स्ट्रैंड पे एक 3 प्राइम एंड होता है, उसी के रेफरेंस में यहाँ 3 प्राइम एंड होगा और यहाँ पे 5 प्राइम एंड। तो ये हमारे डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, उसमें हमारा डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, उसके रेफरेंस में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है और वो नया स्ट्रैंड हमारा कौन सा है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और एक नया स्ट्रैंड, बिल्कुल नया स्ट्रैंड बनता है, इस नए स्ट्रैंड को हम बोलते हैं mRNA। तो यहाँ पे हमारे डीएनए का 3 प्राइम
जिसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, वो हमारे डीएनए के रेफरेंस में वो हमारे डीएनए का वो स्ट्रैंड है जो हमारे एमआरएनए के सिंथेसिस करता है। तो इस स्ट्रैंड को, डीएनए के इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। दिस इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड आप ऐसे देख सकते हैं, these are the two strands of DNA. One is 3 prime to 5 prime and second one is this 5 prime to 3 prime. ये हमारे strand हैं 5 prime to 3 prime and second strand is 5 prime to 3 prime. तो ये जो हमारा 3 prime to 5 prime है, इसके रेफरेंस में हमारा एक जब डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वो क्या करते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम के स्ट्रैंड्स में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं जिसकी पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड एंड दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट। और एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं। इसमें एंजाइम्स जो होगा हमारा वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, सो इट इज मीडिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। ये स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं इसे। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए का वो स्ट्रैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, दैट इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड डीएनए का वो स्ट्रैंड जो विच इज नॉट कोड फॉर एनी स्ट्रैंड, दैट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंड दिस कोडिंग स्ट्रैंड इज sense strand. Why this is known as sense strand? क्योंकि ये जो हमारा न्यूली स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, this strand, this having all the genetic code same as 5 prime to 3 prime means as a coding strand. इसके जेनेटिक कोड, इसके नाइट्रोजनस बेस और हमारे इसके नाइट्रोजनस बेस सेम होते हैं, एक्सेप्ट इस पे यूरासिल होगा और इस पे थायामीन होगा, क्योंकि यही हमारे एमआरएनए और हमारे डीएनए का मेजर डिफरेंस है कि बाकी सारा सेम होगा, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ थायामीन प्रेजेंट है, उस थायामीन के बजाय यहाँ एमआरएनए के स्ट्रैंड पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। यूरासिल और थायामीन के बीच में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, थायामीन है that is also known as 5-methyl uracil। तो यूरासिल पे जब यूरासिल के केमिकल स्ट्रक्चर में जब 5th कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो हमारा थायमीन बन जाता है। तो यहाँ हम ये डिफरेंस, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड हुआ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है उसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको सेंस स्ट्रैंड? क्योंकि इस पे इसकी जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं वो और इसके हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं वो सेम है, बस एक जगह पे जहाँ यूरासिल होगा वहाँ इस पे डीएनए के स्ट्रैंड पे हमारा थायमीन प्रेजेंट होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम से मेडिएटेड होता है? तो इट इज मेडिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। RNA, this transcription process is mediated by RNA polymerase enzyme. वो एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन करने में हेल्प करे, ASE, this is the indication of the, या this is identification of the enzyme। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको मेडिएट करता है। ट्रांसक्रिप्शन दोनों सेल्स में होता है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड
ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ये तो पता है आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनके सेल ऑर्गेनेल होते ही नहीं है, और हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो सेल हैं जिनमें बहुत अच्छे कंपार्टमेंट्स, बहुत अच्छे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ये मेजर डिफरेंस है हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो दोनों सेल में होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है और यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, देखिए जरा। दिस इज द यूकैरियोट सेल एंड दिस इज द प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट। अब आप ये तो जानते हैं कि हमारे यूकैरियोट में बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो ऐसे ही स्प्रेडेशन फॉर्म में या स्प्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें भी ट्रांसक्रिप्शन के वही तीनों स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। सेम यूकैरियोट्स में भी यही हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंस है कि वो थोड़ा सा हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को थोड़ा सा बेटर, यूकैरियोट्स में थोड़ा सा बेटर होता है, और उस बेटरमेंट के जो प्रोसेस होता है उसको हम स्प्लाइसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। तो उसको प्रोसेसिंग या फिर स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का। यहाँ प्रोकैरियोट्स और साइटोसोल और हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तो हम बोलेंगे कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन अकर इन साइटोसोल। ट्रांसक्रिप्शन अकर इन cytosol, and in case of यूकैरियोटिक जो सेल है उनमें कहाँ होता है, उनमें तो भाई ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इट इज प्रेजेंट या इट इज ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोसोल में होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होता कि कहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कहाँ साइटोप्लाज्म होता है, साइटोसोल होता है। कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होती, इसीलिए सारा का सारा काम इसका साइटोसोल में ही होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस भी इसकी साइटोसोल में ही होगी, एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डायरेक्ट साइटोसोल में ही हो जाती है। यहाँ पे यूकैरियोट्स में ये हमारा आरएनए है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फिर इसका फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो देखिए जरा, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। कौन कौन से मटेरियल हैं जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं जिनसे हमारा, या कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनके ऊपर, जिनके बेस पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन रन करता है। तो देखिए जरा कौन कौन से हैं। सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। अभी मैंने बताया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए का एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो बहुत मायने रखता है। दूसरा एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से एंजाइम होते हैं, इट इज मेडिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब ये भी हमारे आरएनए पॉलीमरेज, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जिससे ऑल टाइप्स ऑफ
which is responsible for formation of all types of RNA. Only single in case of prokaryotes, prokaryotic cell में single RNA polymerase is responsible for the synthesis of all types of RNA. आप देखिए ये नहीं कह सकते कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ mRNA ही होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ RNA, mRNA, rRNA, tRNA. एंड सेकेंड इज हमारे यूकैरियोट्स के केस में, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैं, उनमें RNA पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं. RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, RNA polymerase third. ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बहुत ही सिंपल सेल हैं, इसीलिए इनमें सारे के सारे प्रोसेस भी हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से होते हैं. लेकिन हमारी यूकैरियोटिक सेल हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती हैं, इसीलिए उनका जो फिनोमिना है, उनके अंदर जो प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. तो यहाँ पे हमारे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सारे स्टेप्स, सारे आरएनए के सिंथेसिस करता है. और यूकैरियोट्स में 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. अब हमारे पास 2 हमारे मटेरियल हो गए, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, दूसरा एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज. इसके अलावा थर्ड इज अब कोई भी हमारा काम होता है तो आपको पता है कि इट इज वेरी नेसेसरी टू गेट एनर्जी. एनर्जी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है. तो इसीलिए हमारे इस प्रोसेस के लिए जो थर्ड रिक्वायरमेंट है दैट इज अबाउट राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट इज द थर्ड. एंड फोर्थ, requirements of ribonucleotides. 4 types of ribonucleotide you can say. 4 types of ribonucleotide. और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा था हमारे डीएनए की जब सिंथेसिस रेप्लिकेशन कर रहे थे हम, तो वहां पे भी हमारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे. यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड फोर्थ इज यूटीपी. ये 4 टाइप के हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं विच आर वेरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ से हमारे एंजाइम्स को काफी अमाउंट में एनर्जी मिलती है. उसके बाद डाइवेलेंट आयन. डाइवेलेंट आयन में कौन से हैं, मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये हमारी 4 मटेरियल्स हो गए विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए. फर्स्ट बहुत सा डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड होना बहुत जरूरी है. दूसरा है एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. अब थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम्स जब काम करेंगे तो कब करेंगे, जब उनको एनर्जी मिलेगी तो ही तो वो काम करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है दैट इज अबाउट द राइबोन्यूक्लियोटाइड. एंड दीज 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी.
आप देख रहे हो कि ATP, GTP, CTP आर सेम एज डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो हमारे रेप्लिकेशन में हेल्प किया था, यहाँ पे हमारे थायमीन के बजाय यूरासिल है, सो दैट फोर्थ हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड है, दैट इज UTP इंस्टेड ऑफ UTP। इन रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट ऑफ TTP दैट इज थायमीन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे थायमीन नहीं होता, यहाँ पे यूरासिल होता है। बस यही मेजर डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है हमारे DNA स्ट्रैंड और mRNA स्ट्रैंड के बीच में। अब हम चलते हैं, हमारा ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं देखिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, देयर आर 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ पे हमारा DNA जो ट्रांसक्रिप्शन के अंडर में जाने वाला है, उस DNA का वो सेगमेंट 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर जाता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। मींस DNA का वो हिस्सा जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वो हिस्सा कौन कौन से रीजन में डिवाइड होता है, तो दैट इज नोन एज द transcription unit. So there are 3 transcription units. First is promoter, second is structural gene, and third is terminator. प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। कोई भी प्रोसेस है वो कहीं पे स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट होने के बाद वो प्रोसीड होता है, आगे चलता रहता है और एक स्टेप आके ऐसे भी होती है जहाँ पे वो रुक जाता है। तो ऐसे डीएनए का ऐसा पार्ट जहाँ पे कोई रिएक्शन, मतलब कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, we are doing right now we are discussing about transcription। तो ये वो रीजन है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन चला, ट्रांसक्रिप्शन होता रहा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एक एमआरएनए का स्ट्रैंड, इसी डीएनए से एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता रहा। उसके बाद एक ऐसी जगह आई, एक ऐसा डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रैंड पे एक ऐसी स्टेप, ऐसा पोजीशन आई, ऐसी जगह आई जहाँ पे ऐसा सेगमेंट आया जहाँ पे जाकर हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टेप है वो स्टॉप हो गया, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटर, जो किसी भी रिएक्शन को रोक दे, स्टॉप। और ये है स्ट्रक्चरल जीन और ये है प्रोमोटर। कहाँ है ये सारे हमारे डीएनए के सेगमेंट्स हैं, डीएनए के सेगमेंट्स के हिस्से हैं। अभी चलते हैं हम कहाँ स्ट्रक्चरल यूनिट बताती हूं मैं आपको कि कहाँ स्ट्रक्चरल यूनिट है। This is the terminate, this is a promoter, this is the terminator, and this is structural gene.
दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। तो हमारा स्ट्रक्चरल जीन, हमारा टर्मिनेटर एंड हमारा प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन है, उसके दो स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड है दिस स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। This is the coding strand of the coding strand, और coding strand को ही और क्या कहा जाता है, sense strand। And this is anti-sense strand। ये प्रोमोटर रीजन है हमारा प्रोमोटर। दिस इज टर्मिनेटर, यस आई हैव लेबल्ड हियर प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। तो जो हमारा इनिशिएशन होता है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का इनिशिएशन होता है, वो कौन से रीजन से शुरू होता है, दैट इज स्टार्टिंग या दैट इज इनिशिएट फ्रॉम द प्रोमोटर रीजन। और फिर जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है, दैट इज थ्रू द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन इज द between part, in between part of the promoter and terminator region, and this is the last part, this is the last segment of DNA which is mentioned here, terminator। किसी भी रिएक्शन को यहाँ पे ये टर्मिनेशन रिएक्शन जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन है उसको टर्मिनेट कर देता है, उसको रोक देता है। तो यहाँ जो हमारा प्रोमोटर है, प्रोमोटर रीजन, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर हमारे स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। प्रोमोटर रीजन इज दैट रीजन व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड दिस लेफ्ट साइड इज नोन एज अपस्ट्रीम ऑफ किसके अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम या टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे हमारा जो प्रोमोटर रीजन है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, वो ट्रांसक्रिप्शन ऐसे ही कोई प्रोमोटर रीजन नहीं होता। प्रोमोटर रीजन है जहाँ पे रिएक्शन हमारी इनिशिएट होती है, वो किसी स्पेशल नाइट्रोजनस बेस की बनी हुई होती है और ये हमारे यूकैरियोट्स में AT रिच होता है। AT रिच, AT मतलब यहाँ पे ये हमारा एडेनिन होता है एंड दिस इज थायमिन। दिस इज द AT रिच सीक्वेंस and this AT rich sequence, yeah, this box is known as Tata box, Tata box, या फिर इसे Hogness box भी बोला जाता है। This is also known as Hogness box। Why this is known as Hogness box? क्योंकि ये प्रोमोटर रीजन हमारे यूकैरियोटिक सेल में इससे प्रोमोटर रीजन के जो सीक्वेंस हैं जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, ऐसे ही डीएनए के किसी भी सेगमेंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के लिए एक स्पेशल रीजन चाहिए और वो स्पेशल रीजन AT रिच होना चाहिए और वो AT रिच जो सीक्वेंस है वो क्या है, दैट इज TATAA। इसीलिए इसे टाटा बॉक्स बोला जाता है या फिर इसे हॉगनेस बॉक्स भी बोला जाता है। हॉगनेस बॉक्स इसे क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस वाज डिस्कवर्ड, दिस बॉक्स या दिस सीक्वेंस वाज डिस्कवर्ड बाय हॉगनेस साइंटिस्ट और उन्होंने अपने नाम पे ही इसका नाम, अपने नाम पे ही अपनी डिस्कवरी का नाम रख दिया, दैट इज हॉगनेस बॉक्स। लेकिन जो हमारा प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर जो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के लिए यूज होता है, उसको भी क्या हम टाटा बॉक्स या फिर हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं, नहीं, दैट इज नोन एज प्रिबनाउ बॉक्स। वो हमारा प्रिबनाउ बॉक्स होता है। प्रिबनाउ साइंटिस्ट ने 1975 में इसे डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए ये प्रिबनाउ बॉक्स होता है और यहाँ पे हमारे यही प्रोमोटर हमारे यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स होता है एंड दिस इज आल्सो नोन एज हॉगनेस बॉक्स। सेम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द
दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन। तो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज द मिडिल पार्ट या यस दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होता है। आरएनए पॉलीमरेज हमारा बाइंड अप करेगा प्रोमोटर के साथ, लेकिन वो बाइंड अप करने के बाद वर्क जो उसका दिखेगा, वो जो काम करता है वो स्ट्रक्चरल जीन पे होता है। इसीलिए ये हमारा बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ बाइंड अप करता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज हमारे प्रोमोटर के साथ बाइंड अप करता है तो यहाँ एक फैक्टर होता है उसके साथ, प्रोकैरियोट्स में वो फैक्टर हमारा सिग्मा फैक्टर कहलाता है, सिग्मा फैक्टर। And this sigma factor helpful, this sigma factor is very important for the initiation process of the transcription. Elongation होता है वो हमारे structural gene पे यहाँ elongate हो जाता है। At the last point there is a terminator and terminator। तो हमारा structural gene है वो अभी मैंने बताया आपको दो स्ट्रैंड होते हैं। एक structural gene हिस्सा है जो उसका, एक तो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, दूसरा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही एक दूसरा स्ट्रैंड बनता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता है, जिसके पास सेम नाइट्रोजनस बेस होते हैं, सिर्फ थायमीन के बजाय वहाँ यूरासिल होता है। यहाँ पे थर्ड सेगमेंट है हमारा दैट इज द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर पे एक फैक्टर होता है जिसे हम रो फैक्टर बोलते हैं। वो रो फैक्टर यहाँ आने के बाद हमारी रिएक्शन को स्टॉप कर देता है and it is this termination, जिस termination region, it is located at the 3' end of the coding strand and towards the 5' end of the template strand. It's having rho factor and rho factor is responsible for terminate the reaction। और यहाँ पे आने के बाद हमारा सिग्मा जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अपने सभी यूनिट्स से रिलीज हो जाता है एंड फाइनली वो रिएक्शन हमारी ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन हमारी यहाँ पे रुक जाती है। हमारा सिग्मा फैक्टर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज हमारे जो थायमीन है उसको कन्वर्ट करता जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है यूरासिल में और एक नया स्ट्रैंड मिल जाता है हमें, जिस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को हम mRNA कहते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन कैसे प्रोसीड होती है। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए।